सरदार पटेल, जिन्होंने राजाओं को खत्म किए बिना खत्म कर दिए रजवाड़े। मातृभूमि के लिए सरदार साहब का समर्पण, निष्ठा, संघर्ष और त्याग हर भारतवासी को देश की एकता और अखंडता के लिए खुद को समर्पित करने की प्रेरणा देता है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, माउंटबेटन योजना पर आधारित, ने भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोपरिता को समाप्त किया। इसने भारत की रियासतों के शासकों को नव जन्मे देशों भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में बने रहने का विकल्प भी दिया। विभाजन के बाद पटेल ने नौकरशाही का पुनर्गठन किया और रियासतों को एकीकृत किया। पटेल ने भारतीय संविधान के मसौदे में एक प्रमुख सदस्य बनकर राजनीतिक लोकतंत्र की नींव रखी। इस प्रकार वो एक चतुर नेता और एक बुद्धिमान राजनेता के रूप में उभरे, जिसे लौह पुरुष और आधुनिक भारत के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्णभेद तथा वर्गभेद के कट्टर विरोधी थे। ओटो वॉन बिस्मार्क ने 1871 में कई स्वतंत्र जर्मन राज्यों को एकीकृत किया। 1871 में अपने एकीकरण से पहले जर्मनी एक राष्ट्र नहीं था, ये केवल लगभग 300 राज्यों का एक समूह था। प्रशा एकमात्र जर्मन राज्य था जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव से मेल खा सकता था। जर्मन राज्यों के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। बिस्मार्क की तरह सरदार पटेल ने 562 रियासतों को भारत संघ के साथ एकीकृत किया और नव स्वतंत्र देश के बाल्कनीकरण को रोका। दोनों ही महान नेता थे। दोनों ने अपने अपने देशों, भारत और जर्मनी के एकीकरण के लिए काम किया। दोनों ने अपने अपने देशों में विघटित राज्यों को समेकित किया। बिस्मार्क ने राजनीतिक रणनीति तथा रक्त और लौह नीति नामक एक प्रसिद्ध नीति का उपयोग किया। दूसरी ओर पटेल ने हैदराबाद के एकीकरण में बिस्मार्क की इस नीति का इस्तेमाल किया और जूनागढ़ को एकजुट करने के लिए जनमत संग्रह जैसे हथकंडे भी अपनाए। ओटो वॉन बिस्मार्क 1815-1898 एकीकृत जर्मनी के पहले चांसलर थे। उन्हें आयरन चांसलर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए छोटे बिखरे हुए जर्मन राज्यों को एकीकृत किया। बिस्मार्क ने कहा कि रक्त का बहाव ही इन राज्यों को एकजुट कर सकता है और इसलिए उन्होंने लौह और रक्त नामक प्रसिद्ध नीति को अपनाया। बिस्मार्क ने युद्ध में अपनी सभी रणनीतियों का इस्तेमाल किया जिसे वह जीतना चाहता था और एक एकीकृत जर्मनी बनाना चाहता था। उसने अनेक जर्मनभाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया। वह द्वितीय जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर बना। वह रियलपॉलिटिक की नीति के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण उसे लौह चांसलर के उपनाम से जाना जाता है। वो अपने युग का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। अपने कूटनीतिक संधियों के तहत फ्रांस को मित्रविहीन कर जर्मनी को यूरोप की सर्वप्रमुख शक्ति बना दिया। बिस्मार्क ने एक नवीन वैदेशिक नीति का सूत्रपात किया जिसके तहत शांतिकाल में युद्ध को रोकने और शांति को बनाए रखने के लिए गुटों का निर्माण किया। उसकी इस संधि प्रणाली ने समस्त यूरोप को 2 गुटों में बांट दिया, लेकिन पटेल ने भारत की रियासतों को पहले कई प्रस्ताव प्रदान करने की अपनी रणनीति का इस्तेमाल किया ताकि वे खुद भारत के रूप में एकीकृत हो जाएं, लेकिन जब इसने काम नहीं किया तो उन्होंने भी कुछ रियासतों के संदर्भ में युद्ध की नीति अपनाई। बिस्मार्क ने शांतिपूर्ण साधनों के बारे में अधिक नहीं सोचा था। सरदार वल्लभभाई पटेल, पहले उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, बिस्मार्क से अलग थे क्योंकि बिस्मार्क के 36 राज्यों के मुकाबले सरदार ने जर्मनी की तुलना में कम से कम 10 गुना बड़े क्षेत्र में फैले 535 विविध रियासतों को एकीकृत किया। उन्हें कम से कम संभव समय सीमा के भीतर भारत के नवगठित संघ में आसानी से एकीकृत किया। आधुनिक भारत की जिस भौगोलिक इकाई और पहचान पर आज हमें गर्व है, वो काफी हद तक उनकी वजह से संभव हो पाई।
उन्होंने अहिंसा के माध्यम से यानी शांतिपूर्ण तरीकों से भारत को एकीकृत किया। इस प्रकार, हालांकि सरदार पटेल और बिस्मार्क महान व्यक्तित्व थे, लेकिन पटेल का योगदान बिस्मार्क की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत अपने धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के मामले में एक बहुत ही एक विविधताओं से भरा देश रहा है। जो जूनागढ़ के लोग थे, उन लोग अपने रास्ते से जाते थे, वही रास्ते गए। उसने हमने किसी ने रास्ता दिया नहीं और हमने न कोई चीज उसको दिया, कोई न साथ दिया। और जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा। फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? तो ये चीज तो हो गई। हाँ, हमने एक फैसला किया कि भाई ये रियासतों में हमें एक काम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि जैसा रियासत के लोग चाहे ऐसा करें। तो जैसे लोगों का लोकमत हो, इस प्रकार करना चाहिए। तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो लोकमत, इस प्रकार का करो। हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है। लेकिन यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत? हम लड़ाई करके कश्मीर को ले ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही? तो हम तो कहते हैं कि आज भी प्लेबिसाइट से करो, लोकमत लेके करो, लेकिन हमारे पास आकर हमारा